चले सर दिसो the last topics of these chapters this chapter number 4. So our first topic is basically antagonism. क्यों दो सबसे पहले तो देखें कुछ हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम में कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अपोजिट काम करने का मकसद कि अगर एक पुल करेगा तो दूसरा क्या करेगा, पुश करेगा। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स हो जाता है। अब अगर ऐसे मसल्स जो कि एट ए टाइम साइमल्टेनियसली वर्कआउट करें और दोनों का जो एक्शन है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो, अगेंस्ट हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटागोनिज्म। और वो जो मसल्स जो एक दूसरे के अपोजिट या अगेंस्ट काम करते हैं उसको कहते हैं कि ये हमारा क्या होता है, एंटागोनिस्ट पेयर्स होते हैं। ठीक है, एंटागोनिस्टिक पेयर्स ऑफ द मसल्स। अब फॉर एग्जांपल हम कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं जो हमारे बुक में कि भाई बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, बाइसेप्स हमारे जो हमारी आर्म होती है ये अपर पोर्शन होता है और ट्राइसेप्स हमारी ये लोअर पोर्शन होता है। ठीक है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। सो दिस इज बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द एंटागोनिस्टिक पेयर्स। आई बात समझ में? अब होता क्या है, इधर देखें, अगर हम कोई भी वजन वाली चीज जब उठाते हैं तो इधर देखें, वजन वाली चीज उठाने से ये हमेशा बेंड हो जाता है। अब अगर ये बेंड हो गया तो जो वजन होता है हमारा वो किसके ऊपर पड़ता है, पूरा का पूरा इसके ऊपर पड़ता है, जो कि यहाँ पे हमारा ज्वाइंट हो गया जिसको हम रेडियस कहते हैं। आई बात समझ में? इस पे पूरा वजन पड़ता है। अब ये जो वजन पड़ता है इससे अब होगा क्या, जो हमारा बाइसेप होता है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि जो मसल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के यूं हो जाते हैं। ठीक है, जब ये बाइसेप्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पूरा का पूरा वजन हमारे रेडियस पे पड़ता है, तो इस सेक्शन को हम कहते हैं कि हमारा होता है फ्लेक्सॉन। यानी कि फ्लेक्सॉन में क्या हो गया, जब हमने कोई चीज वजन वाली उठाई, हमारे जो बाइसेप्स है वो हो गए कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसको हम कहते हैं कि हमारे जो काम होता है इसको हम कहते हैं फ्लेक्सॉन। इधर देखें, जब हमने बिल्कुल रिलैक्स कर दिया, स्ट्रेट कर दिया, अच्छा हाँ, ये जब कॉन्ट्रैक्ट है तो जो बाइसेप्स यू कैन सी इनको आप हाथ लगाएंगे बिल्कुल रिलैक्स है, कोई भी वजन इनके ऊपर नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। आई बात समझ में? यानी कि ये स्ट्रेच्ड है, कॉन्ट्रैक्टेड है और ये वाले हमारे बिल्कुल रिलैक्स है। इट मींस कि दोनों का जो एक्शन है वो दोनों का एक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट हो गया। दैट्स व्हाई हम इनको कहते हैं एंटागोनिस्टिक पेयर। अच्छा, जो हमारे ट्राइसेप्स होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे नीचे वाले बताए, अगर ये हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कब होंगे, जब हम बिल्कुल स्ट्रेट आर्म करते हैं। अगर हमने स्ट्रेट कर ली तो जो हमारे ट्राइसेप्स होते हैं क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो ये वाला होता है हमारा बाइसेप्स ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल रिलैक्स। ठीक है, अगर ट्राइसेप्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे जो आर्म है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, बिल्कुल। यानी कि अगर हम कोई चीज यूं उठा रहे हैं सीधी आर्म से करके, कोई भी वजन वाली चीज उठाएंगे तो इनके ऊपर कोई भी वजन नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे ट्राइसेप्स के ऊपर वजन पड़ेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारे ट्राइसेप्स होते हैं इस एक्शन को हम कहते हैं एक्सटेंशन। आई बात समझ में? एक्सटेंशन का मकसद क्या हो गया कि हमारे जो आर्म से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, बेंड ना हो। अगर बेंड हो रही है तो वो हो गया फ्लेक्सॉन, स्ट्रेट हो रही है तो हो गया हमारा एक्सटेंशन। तो जो हमारे बाइसेप्स के मसल्स होते हैं हम इनको कहते हैं कि हमारे फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, और जो ट्राइसेप्स के मसल्स होते हैं इनको हम कहते हैं कि हमारे एक्सटेंसर मसल्स होते हैं। आई बात समझ में? तो दैट वाज सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एंटागोनिज्म और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का, कि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे काम करते हैं। देन हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स है, इनमें कोई क्वेश्चन आया तो पहले पूछ जा सकते हो। हाँ, डिसऑर्डर अगर काही विषय वजन वाली करता जैसे फोल्ड करता पानी जितने स्ट्रेट ही बस पावडी करता चाहिए वजन इंदो दसाने हो जगे याचा ट्राइसेप का इने वजन को जोर इने जोर को तो इमना एक्सटेंड थी बिल्कुल एक्सटेंड स्ट्रेट थी ये जो एक्सटेंड थी हो तें करे साने चलो ये एक्सटेंशन म्हणजे जैसा काही विषय वजन वाली करना हो ये सानी बेंड थे जने भी बेंड थी या तो ट्राइसेप पे वजन नहीं हुआ बल्कि इने देखो बाइसेप पे वजन आणि बेंड थे हमारे एक्शन के चलो ये समझा फ्लेक्स so ये बेंडिंग में मदद करना हेल्प आउट करना तें करी होना फ्लेक्सर मसल्स आई स्ट्रेटनिंग में मदद करना तें करे साने देखो ये एक्सटेंशन मसल्स ठीक है। देन हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स हैं रिलेटेड टू द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस। तो जो मेजर
डिसऑर्डर होता है वो होता है ये कैल्शियम डिफिशिएंसी। क्योंकि इधर देखें, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई भी फूड वगैरह इंटेक करते हैं तो उनमें जो भी कैल्शियम होती है वो क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है हमारे बोन्स में। अब अगर ये जो डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम इन आवर बोन्स होती है इसको हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन। सो कैल्सिफिकेशन का मकसद ही क्या होता है कि कैल्शियम का ऐड होना, और मोस्टली इट इज ऑलवेज एडेड इनटू आवर बोन्स में ऐड होती है। जैसे जैसे कैल्शियम ऐड होती जाती है तो जो हमारे बोन्स होते हैं स्केलेटन के वो हार्ड होते जाते हैं। आई बात समझ में, यानी कि जो उनकी वर्किंग है वो और क्या होती जाती है, मजबूत होती जाती है विद द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम। अगर हमारे बोन्स को प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलेगी तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया, यहाँ पर कैल्शियमिया में आप कह सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम डिपॉजिट होगी तो कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम अगर प्रॉपर व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय आवर बोन्स इज नॉट डिपॉजिटेड, हम कहते हैं ये हमारी हाइपोकैल्सीमिया होती है। अब जब भी अगर रेगुलरली हम कुछ ऐसा फूड इंटेक करेंगे जिसमें कैल्शियम ना हो, लॉन्ग टर्म की जो डिफिशिएंसी होती है हाइपोकैल्सीमिया यानी कि डिफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम, अगर वो लॉन्ग टर्म में चली जाती है तो जो हमारे बोन्स है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब वो वीक होना स्टार्ट होते हैं फिर इनमें कुछ हमारे पास डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो पहला ये हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा, ये होगा तब जब ये हाइपोकैल्सीमिया लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी तब। जो हमारे बोन्स है वो बिल्कुल नरम होते जाते हैं, स्पाउजी का मकसद क्या होता है, बाहर से तो बोन दिखेंगे अंदर से वो बिल्कुल खाली एम्प्टी हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो अंदर से खत्म हो जाते हैं ये इतने वीक हो जाते हैं अगर थोड़ी सी भी चोट लगती है तो हड्डी टूट जाती है, बोन्स हमारे टूट जाते हैं। अदरवाइज आवर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, थोड़े हल्के फुल्की चोट से कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो मिनटों में जो बोन्स होते हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। आई बात समझ में। नॉर्मली ये या तो एज के साथ हमें आता है, यानी कि जब हम बूढ़े होते जाते हैं तब ये प्रोसेस आता है, और नॉर्मली वुमेन में ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, ठीक है। देन हमारे पास होती है रिकेट्स। रिकेट्स का मकसद भी होता है दी सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स। इसमें भी जो हमारे बोन्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, सॉफ्ट होते जाते हैं। रिकेट्स जो है वो हमेशा बच्चों में ही होते हैं, क्योंकि जब हम छोटी एज के होते हैं नॉर्मली आपने सुना होगा कि भाई बच्चे को थोड़ी देर धूप में सुलाएं। क्यों सुलाते हैं, सो दैट ही कैन इंटेक द विटामिन डी। अब विटामिन डी क्या करता है, अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में कंप्लीट होगा तो ये जो कैल्शियम को यानी कि कैल्सिफिकेशन की जो ताकत होती है वो इसको स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी हेल्प्स द बोन्स टू एब्सॉर्ब द कैल्शियम। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो बोन्स जो प्रॉपर कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं कर पाते। अब अल्टीमेटली अगर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगी तो क्या होगा, सर्टेनली जो हमारे बोन्स हैं आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं अक्सर करके जब उनके बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, अगर वो दौड़ता है तो ये टांगे थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं, ये यहाँ से यूँ हो जाते हैं, झुक जाता है, ठीक है। ये सब के सब जो है रिकेट्स की निशानियाँ होती हैं। जो हमारे बोन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट होने की वजह से वो यूँ थोड़े से बेंड हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। आई बात समझ में। इधर एक और बात याद कर लें कि जो ये मैंने हाइपोकैल्सीमिया सिखाई ये यहाँ तो हमारी बॉडी में भी हो सकती है, यहाँ हमारे ब्लड में भी हो सकती है। स्टार्टिंग वहीं से होगी, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ इंटेक करते हैं तो जो भी कैल्शियम वगैरह होती है वो हमारी पहले ब्लड में शामिल होती है। अब वहाँ ब्लड से जो है वो बोन में जाती है। अगर ब्लड में ही कैल्शियम की कमी होगी तो सर्टेनली जो हमारे बोन्स हैं वो इन बीमारियों को फेस करते हैं, ठीक है। तो अब अगर जो बोन्स हमारे पोरस हो गए तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस, और अगर वो सॉफ्ट हो गए विटामिन डी की वजह से तो उनको कहते हैं रिकेट्स, ठीक है। और लास्ट वन इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मकसद होता है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन, जोड़ों का दर्द जिसको कहते हैं, जितने भी हमारे ना जोड़ों का दर्द मींस जॉइंट्स, whether those are the shoulder joints, those are your arm joints, those are your leg joints, जितने भी जॉइंट्स होते हैं। अब इधर देखें हमें कैसे पता चलता है भाई, बहुत ही एक्स्ट्रा पेन होता है। ऐसा पेन होता है कि अगर हम बैठे भी हुए होते हैं फिर भी हमें कोई ना कोई चीज अंदर से यूं उबल रही होती है, वाइट हो रही होती है। आई बात समझ में। इट मींस कि वेरी सीवियर पेन होता है ये जो जॉइंट्स का पेन होता है। अब इसको भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करवा देते हैं। पहला आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा होता है रिमेटॉइड, और आखिरी होता है सोरिएटिक। तो हमने इसको 3 जो है ना
कैटेगरीज में डिवाइड करवा दिया आर्थराइटिस को। पहला जो था हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसको हम कहते हैं वेयर एंड टियर, यानी कि एज के हिसाब से एक तो आता है, इसमें जो हमारे बोन्स होते हैं वो अल्टीमेटली वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स होते हैं वो इस कंडीशन पे आ जाते हैं कि मिनटों में टूट जाते हैं। आई बात समझ में? अब इस टूटने की वजह से हम इसको कहते हैं कि वेयर एंड टियर जो है ये पेन होता है, ये होता है जॉइंट्स में अक्सर करके। जैसे जैसे एज बढ़ती हुई जाती है तो ये कॉमन होती जाती है, ये वाली। देन हमारे पास होता है रेमेटाइड। ये बेसिकली अगर हमें कोई भी डिजीज होता है, कोई भी बीमारी थी, अगर फॉर एग्जांपल मलेरिया, टाइफाइड कुछ भी, तो हम ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स को। अब अगर हम ज़्यादा इंटेक करते हैं एंटीबायोटिक्स को तो उससे क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। या अगर कोई भी हमने दूसरी ऐसी चीज़ खा ली जिसकी वजह से जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तो डाई होना शुरू हो जाते हैं या फिर वो वर्किंग प्रॉपरली नहीं करते। अब अगर WBCs प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जब भी इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा, हमें जॉइंट्स में पेन पड़ता ही पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं रेमेटाइड। आखिरी होता है सोरियोटिक। ये बेसिकली या तो चोट की वजह से या जब हम बच्चे होते हैं तब से क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं जो उनकी प्रॉपर पोजीशन होती है वहाँ पे वो लोकेटेड नहीं होते, थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। अब अगर जॉइंट्स इधर या उधर हो गए तो सर्टेनली हमें पेन पड़ेगा। आई बात समझ में? या कहीं पे चोट लग गई तो जो हमारे स्किन के इफेक्ट्स होते हैं वो हमें दूर से नजर आते हैं कि हाँ ये हड्डी निकल रहा था, ये जोड़ है। आई बात समझ में? तो अगर जो जॉइंट्स हैं वो डिसलोकेट हो जाए अपनी जगह से, थोड़े से ऊपर या नीचे हो जाते हैं, तो भी जो पेन होता है उसको हम क्या कहेंगे, सोरियोटिक आर्थराइटिस। ये हमने आर्थराइटिस को 3 हिस्सों में डिवाइड करवा दिया। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। चैप्टर नंबर 4 इज अप, क्लासिफिकेशन ऑफ। हाँ, एक कैल्सिफिकेशन जो माना है ये नसा ना है, ये नसा है, ठीक है। कैल्सिफिकेशन ये माना है कि जब कैल्शियम ब्लड मार्किंग है बोन में डिपॉजिट, यानी कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स from blood. And hypocalcemia means के when our bones do not receive the enough amount of calcium, proper जो amount required होता है कैल्शियम जो बोन के न मिले डिपॉजिट करते हैं हाइपोकैल्शियम। हाइपोकैल्शियमिया की माना ये थी भाई कि कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी माना हाइपोकैल्शियमिया, कैल्सिफिकेशन माना है एडिशन ऑफ द कैल्शियम। ऑस्टियोपोरोसिस में साथ लिखा है एज के हिसाब से जेके सना बोन्स होना हुए वीक थिना बिना वीक भी थिना थिन भी थिना ने पोरियस थिना स्पाउची बोन्स है कि नरम होना अंदर खोखला होना खाली वो ये वीक थिना बस ये एज जो फैक्टर है वो साथ लिखा है। अगर थोड़ा धक्का गिरा देना मिनट का जा बचता है कि चलो ऑस्टियोपोरोसिस ही माना है कि जेके बोन्स एंड वीक थिना थिन थिना एंड पोरियस थिना। ओके सर, टाइम 20 चैप्टर नंबर 4 is complete now.